Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history, chapter 11, Mahatma Gandhi and National Movement. My dear student, if you have remember my previous class, we have discussed about the civil disobedience. And after civil disobedience, what happened? We also discussed the second roundtable conference after Gandhi impact, demand of Gandhi and demand of the British government. These are all we discussed in my previous class. We have also discussed that after civil disobedience and roundtable conference, the Britishers give some relaxation in administration for the Indians. भारतीयों को उन्होंने कुछ स्वायत्ता दी और इन स्वायत्ता से भारत में चुनाव हुए 1937 और ये चुनाव 37 में जो इलेक्शन भारत में हो रहे हैं इसमें कांग्रेस मेजॉरिटी में आ रही है। 1937 टू 1939 तक ये गवर्नमेंट चला रहे हैं। 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस को मेजॉरिटी में गवर्नमेंट बनाने में सफलता मिलती है। कहते हैं कंप्रिहेंसिव सक्सेस of the Congress party during election time which held in 1937, that was a very important and एक आश्चर्यजनक थे। ब्रिटिशर्स को इसके बारे में अंदेशा भी नहीं था कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी में कांग्रेस आएगी, लेकिन कांग्रेस ने सरकार बनाई। 1939 का टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट करने के लिए अपनी सहमति इस बात पे देनी चाहिए कि यदि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन दे तो ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में सपोर्ट करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को फेवर करेंगे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिनाइड कर दी। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपने सारे स्टेट्स के प्रधानमंत्रियों से रेजिग्नेशन देने की बात की। मंत्रिमंडल भंग कर दी गई, लोगों ने इस्तीफा दे दिया और फिर सेल्फ सत्याग्रह स्टार्ट कर दी। मिस्टर गांधी ने 2 सालों के लंबे कालक्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह चला। 17 अक्टूबर 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त में पूरा चला। कहता है कि इसी बीच अगस्त प्रोक्लेमेशन लाया गया। जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया तो वायसराय लॉर्ड लिलिथगो ने युद्ध के दौरान कांग्रेस को सहयोग देने के लिए, कांग्रेस को हेल्प करने के लिए उसने कहा कि हम आपके लिए कुछ रिलैक्सेशन देना चाहते हैं। लॉर्ड लिलिथगो के जो ये रिलैक्सेशन की बात थी उसी को अगस्त प्रोक्लेमेशन कहते हैं। 8 अगस्त 1940 कांग्रेस मंत्रिमंडल को त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 ईस्वी में रामगढ़ बिहार में शुरू हुआ। और बिहार में जब मूवमेंट चला, कांग्रेस सेशन हो रहा था, तो कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से इस शर्त पर सहयोग करने का प्रस्ताव रखा कि केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित की जाए। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के उत्तर में वायसराय लॉर्ड लिलिथगो ने युद्ध के दौरान कांग्रेस से सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके समक्ष एक प्रस्ताव रखा जो सामान्यतः अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940, दैट डेट वाज कॉल्ड अगस्त प्रोक्लेमेशन, अगस्त घोषणा, सॉरी अगस्त प्रस्ताव, नॉट घोषणा। सॉरी टू से दैट कि ये जो लॉर्ड लिलिथगो द्वारा दिया जा रहा प्रस्ताव था कि यदि कांग्रेस सपोर्ट करे तो हम भी आपको कुछ रिलेक्सेशन देंगे, यही अगस्त प्रस्ताव था लॉर्ड लिलिथगो द्वारा। इसमें कुछ छूट देने की बात की, जैसे कि युद्ध के बाद प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। वर्तमान में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। एक युद्ध सलाहकार परिषद गठित की जाएगी और भारत का शासन
किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध भारत का कोई शक्तिशाली या प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो। कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किए गए लॉर्ड लिलिथगो के इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने खारिज कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा? जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जिस अधिराज्य की स्थिति में समग्र विचार पर यह प्रस्ताव आधारित है वो दरवाजे में जड़ी जंग की लगी कील की तरह है। मुस्लिम लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वह भारत विभाजन से कम कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। इसी बीच व्यक्तिगत सत्याग्रह, सेल्फ सत्याग्रह चले। 17 अक्टूबर 1940 1914 कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह विचारधारा गांधी जी की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 में पवनार आश्रम, महाराष्ट्र शुरू किया गया और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। 17 दिसंबर 1940 सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया और 5 जनवरी 1941 1941 जवाहरलाल नेहरू ने पुनः इसे प्रारंभ किया। इस आंदोलन के सेकेंड स्टेज में 20,000 लोग सत्याग्रहियों ने अपने को क्या दी? अपने को अरेस्ट कराया। सत्याग्रह के मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार पे दबाव बनाना था। अब यहीं आप 1914 का जो टाइम है बड़ा क्रूशियल टाइम है, क्योंकि यहीं पे पाकिस्तान की डिमांड की गई थी। 1914 तो 23 मार्च 1914 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस की अध्यक्षता मुस्लिम लीग की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त हम और कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वे अंत तक अपने निर्णय पर अटल रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान के निर्माण की मांग को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर लिया जाता। 23 मार्च 1940 23 मार्च 1914 का जो डेट था, यह प्रसिद्ध प्रस्ताव पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया गया। ये जो ड्राफ्टिंग की इसकी सिकंदर हयात खान ने किया, फजलुल हक ने इसको रिप्रेजेंट किया, खलीकुज्जमा ने इसका समर्थन किया। पाकिस्तान नाम सर्वप्रथम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र चौधरी रहमत अली ने दी। 1933 में गढ़ा गया ये शब्द, जिसके अंतर्गत पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर के इस वर्ड को बनाया गया था पाकिस्तान। उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 1933 और 1935 में लिखे गए पर्चों में चौधरी रहमत अली ने एक नई अस्मिता के लिए, एक नई पहचान के लिए, एक नए राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, जिसे पाकिस्तान का नाम दिया गया था। कभी कभी पाकिस्तान की मांग का मूल इकबाल के उस भाषण में खोजा जाता है जो उन्होंने 1930 में लीग का सभापतित्व करते हुए इलाहाबाद में दिया था, जिसमें एक पश्चिमोत्तर भारतीय मुस्लिम राज्य की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था। किंतु इस भाषण के संदर्भ में स्पष्ट है कि इस महान उर्दू कवि देशभक्त का स्वप्न देश को विभाजित करने का नहीं था, बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बहुल राज्य की पुनर्गठन की थी। चौधरी रहमत अली का जो वर्ड पाकिस्तान ने एक नए देश की मांग की बात की, कि नया देश, नए राष्ट्र की जो डिमांड थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। पाकिस्तान शब्द की बात जो की गई थी, कभी कभी इसका जो मूल है वो मोहम्मद इकबाल की उस भाषण से निकालने का प्रयास किया जाता है जो 1930 में मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद में दी थी, मुस्लिम लीग की अध्यक्षता करते हुए, जहां उन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में, मुस्लिम बहुल प्रांत में एक स्वायत्त राष्ट्र की, स्वायत्त राज्य की बात की थी। यहाँ पे एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, पॉइंट्स which we have to clarify here, that Muhammad Iqbal never demanded the separate state. He always
passed statement that the autonomous state in the boundary of nation India, भारत राज्य के अंतर्गत मुस्लिम बहुलत्व वाले क्षेत्रों को एक राज्य, ऑटोनॉमस स्वायत्त राज्य के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। अब यहां से अब रहमत अली ने पाकिस्तान की मांग रखी। उस समय इस बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। मुस्लिम लीग और गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधियों तो बिल्कुल भी नहीं लिया। उन्होंने इस विचार, इस लड़के की सनक कहकर टाल दिया। किंतु 1937 तक आते आते लीग ने इस बातों को पूरी तरीके से अंगीकार कर लिया। कहते हैं कि अब मुस्लिम लीग पाकिस्तान का स्पष्ट उल्लेख करती है। 1939 में लीग ने विभिन्न योजनाओं के जांच के लिए एक उप समिति की स्थापना की, जहां जफरुल हसन हुसैन कादरी को अलीगढ़ योजना में 4 स्वतंत्र राज्यों पाकिस्तान, बंगाल, हैदराबाद और हिंदुस्तान बनाने की बात कही गई। दैट इज कॉल्ड अलीगढ़ पॉलिसी, द अलीगढ़ योजना। अलीगढ़ योजना को तैयार करने वाली जो उप समिति थी उसमें कौन कौन थे? जफरुल हसन, हुसैन कादरी, इन लोगों ने अलीगढ़ योजना प्रस्तुत की 1939 में, जहां पाकिस्तान, बंगाल, हैदराबाद और हिंदुस्तान 4 देश बनाने की बात कही गई थी। यह अधिकांश अन्य योजनाएं पूर्ण विभाजन की धारा तक नहीं पहुंची और एक ढीले ढाले भारतीय संघ के भीतर स्पष्ट और स्वतंत्र मुस्लिम गुटों के निर्माण चाहती थी। पंजाब का सुझाव दिया जिससे स्वायत्त प्रांत 7 क्षेत्रों में विभाजित होते, उनकी अपनी विधायिकाएं होती और वे मिलकर एक ऐसे ढीले ढाले संघ का निर्माण करते जिसमें केंद्र के पास केवल प्रतिरक्षा मतलब डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, एक्साइज और मुद्रा के मामले होते। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना की एक प्री प्लानिंग थी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। प्रारंभ में पाकिस्तान की राजधानी कराची हुई और मोहम्मद अली जिन्ना इसके गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। पाकिस्तान को इस्लामिक राज्य घोषित किया गया और यहां संसदीय लोकतंत्र की स्वायत्त व्यवस्था स्थापित की गई। परंतु 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु के बाद संविधान की धाराओं के अनुसार शासन चलाना कठिन हो गया। पाकिस्तान का पहला संविधान 23 मार्च 1956 को लागू हुआ, जिसके अनुसार गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा को पहला गवर्नर माना गया। माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने बात की कि किस तरीके से मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुस्लिम लीग, सिकंदर मिर्जा को पहला अस्थायी प्रेसिडेंट चुना गया। जनरल सिकंदर मिर्जा 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान के संविधान को रद्द करके मिलिट्री गवर्नमेंट मार्शल लॉ लगा दिया और फिर यहीं से शुरुआत हुई पाकिस्तान में सैनिक तानाशाहों के शासन की। फिलहाल ये तो जो पाकिस्तान का पूरा इतिहास था जिसके बारे में हमने शुरू की, मुस्लिम लीग का गठन और फिर एक सेपरेट स्टेट के रूप में मांग। अगर पूरे मुस्लिम लीग की बात करें तो 1906 में पहली बार मुस्लिम लीग के गठन के बाद मुस्लिमों के लिए एक अलग नेशन की बात की गई। मुसलमानों के लिए एक अलग देश, सेपरेट नेशन। 1906 में मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई। 1909 में उनको यह अधिकार मिला पार्लियामेंटो रिफॉर्म में और फिर 1915 में कांग्रेस के सेशन से यह बात स्वीकार कर ली गई। 1930 में कांग्रेस सेशन से मोहम्मद इकबाल ने एक सेपरेट स्टेट की बात की। एक सेपरेट स्टेट इट मीन्स कि इंडियन बाउंड्री के अंदर ही एक ऐसा स्टेट जो मुस्लिम मेजॉरिटी के बेस पे हो, जिसको कुछ ऑटोनॉमस पावर दिए गए हो। 1932-33 चौधरी रहमत अली नामक एक लड़के ने नाउ एंड नेबर पंपलेट्स की प्रतियां बांटी, जिसमें उसने पहली बार पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया। शुरू में मुस्लिम लीग के लीडरों ने इस पाकिस्तान शब्द को जरा भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में पाकिस्तान की जब डिमांड तेज होने लगी, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 1937 के चुनाव में पूर्ण मेजॉरिटी, कंप्लीट मेजॉरिटी में आने के बाद 8 स्टेट्स में
1939 में अपना इस्तीफा दिया, तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। 23 मार्च 1914 को मुस्लिम लीग ने अपने एक सेशन में उन्होंने पाकिस्तान की मांग कर दी, पाकिस्तान के नाम से एक सेपरेट स्टेट की मांग की। 23 मार्च 1914 कांग्रेस लाहौर सेशन मुस्लिम लीग का, सिकंदर हयात खान ने प्रपोजल तैयार की, ड्राफ्टिंग की और सिकंदर मिर्जा ने उसे रिप्रेजेंट किया। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे सपोर्ट किया। 1943 तक आते आते कंप्लीट सेपरेट स्टेट की बात पे ही मुस्लिम लीग ठन गई और यहां से एक मुस्लिम राष्ट्र के उत्पन्न होने की पूरी कहानी हमको दिखाई देती है। तो इस तरीके से मुस्लिम लीग से पाकिस्तान के नए देश के रूप में उभरने की पूरी कहानी हमें 1996 से तब से दिखाई देती है जब भारत में कांग्रेस से अलग एक मंच तैयार हुआ, मुसलमानों का। नवाब सलीमुल्लाह खान आगा खान ने ढाका में एक कमेटी बना के मुस्लिम लीग का गठन किया। ये वो जगह थी जहां से मुस्लिम लीग को एक नए राष्ट्र के रूप में, मुस्लिम लीग नामक एक नए सेपरेट स्टेट का बीजारोपण किया गया था। Whereas we are discussing about that Cripps mission. So let us come on the point that the Cripps mission, Cripps stood for Cripps. Meanwhile, in March 1940, the Muslim League passed the resolution committee itself to creation of the separate nation called Pakistan. The political landscape was now complicated. It was no longer Indians versus the British, rather it had become a league and the British. At this time, Britain had an all-party government whose Labour members were sympathetic to Indian aspiration, but whose Conservative Prime Minister Winston Churchill was a discharged, the imperialist who insisted that he had not been appointed the King's first minister in order to preside over the liquidations of the British Empire. In the spring of 1942, Churchill sent a committee, sent a mission, Cripps mission. Cripps was member of his cabinet committee. Stafford Cripps, 1942, Churchill was persuaded to send one of the ministers, Sir Stafford Cripps, to India to try and forge the compromise with Gandhi, and the Congress talk broke down. However, after the Congress insisted that if it was to help the British defend India from the Axis power, then the Viceroy had first to appoint an Indian as a defense minister of his executive council. कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जब 1940 में मुस्लिम लीग ने इस इंडियन कॉन्टिनेंट में जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले प्लेसेस थे, इलाके थे, वो कुछ स्वायत्ता की मांग की। उस स्वायत्ता संबंधी मांग का एक प्रस्ताव पेश किया। अब जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था वो काफी क्रिटिकल हो गया, काफी जटिल दिखाई देने लगा। अब ये संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया था, बल्कि अब यह संघर्ष कांग्रेस बनाम मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन हो गया था। अब एक ट्रायंगल व्यू बन रहा था, मुस्लिम लीग, कांग्रेस एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। तीन धुरियां इसमें बन गई संघर्ष की। और इसी बीच ब्रिटेन में सर्वदलीय सरकार की सत्ता में थी, जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय जो एस्पायरेशंस थी, आकांक्षाएं थी, उसके प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे। लेबर पार्टी, if you remember, my dear student, I told you when the Gandhi reached in London on the special occasion of second round table conference, Gandhi
stay in the houses of the laborers, in the streets, labor streets, houses. He didn't like to stay the five-star hotel as in Paris. Gandhi was foresighted that Labour Party, he supported their ideology when he became in power. And when 1914 and after the alliance government, Labour Party is also part of this government. Labour Party sympathetic with the Indian movement and Indian leaders. So the president of the Labour Party, Winston Churchill, had to appointed a mission committee to negotiate Mr. Gandhi से बातचीत करने के लिए. लेबर पार्टी ने जब दबाव बनाया तो सरकार के मुखिया, जो सरकार का प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल, वो एक एक्सट्रीम इंपेलिस्ट था. उनका कहना था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया है कि वो ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दे. 1942 के स्प्रिंग महीने में चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा. क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर जो एक्सिस पावर है से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद, अपने काउंसिल्स में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना होगा. इस बात पे पूरी वार्ता ही टूट गई. इट मीन्स इंडियन लीडर्स, इंडियन नेशनलिस्ट लीडर डिमांडेड दैट कि talks broke down. However, after the Congress insisted that if it was to help the British defend India from the Axis power, then the Viceroy had first to appoint an Indian as a defense member of his Executive Council. The demand of the Indian Defense Executive Council on this matter, the whole negotiation that has broken down. The talks broke down. बातचीत टूट गई और यहीं से एक नए मूवमेंट को गांधी ने स्टार्ट करने की बात की. दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट. सेकेंड, वी हैव कंप्लीटेड क्रिप्स मिशन. वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्विट इंडिया मूवमेंट. क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट? लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट के शुरू के पहले हमें बात करनी चाहिए क्रिप्स मिशन में, क्रिप्स प्रस्ताव पे. क्रिप्स प्रस्ताव क्या था? क्रिप्स प्रस्ताव, स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आए. स्टैफोर्ड क्रिप्स ने भारत आने के बाद 1942 में बातचीत की. जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो सिनेरियो था, इंटरनेशनल सिनेरियो थी, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो काफी डरी हुई थी, व्यथित हो गई. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने का दबाव डाला. परिणाम स्वरूप चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भेजने का निर्णय लिया. भारत 23 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा. यहां पर विभिन्न नेताओं से उसने संपर्क किया. क्रिप्स ने 13 मार्च 1942 को अपनी प्लानिंग, अपनी पॉलिसी प्रस्तुत की. इस क्रिप्स मिशन की जो महत्वपूर्ण बातें थी, द इंपॉर्टेंट मैटर्स विच आई वांट टू से विथ यू. फर्स्ट, कि युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होगा? ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयास किया जाएगा जिसमें पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो, इसे राष्ट्रकुल से भी अलग होने का अधिकार प्राप्त होगा. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देश की रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. और थर्ड, संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार 2 शर्तों पर लागू कर सकेगी. पहला, जो स्टेट इससे सहमत नहीं होंगे वे इसे अस्वीकार कर सकते हैं और अपनी पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं, या फिर उसे पूर्णतया स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तब
तब भी ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। और सेकेंड जो था, भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य जो माइनॉरिटी के जो राइट्स थे, जो उनके हित थे, उनको लेकर दूसरा समझौता किया गया। और जो फोर्थ और लास्ट जो ड्राफ्टिंग की गई थी, प्लान किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा, वो था नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार के ऊपर होगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के डिफेंस को कंट्रोल करेगी, इंडिया को डिफेंड करेगी, पूरी रक्षा तंत्र ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। ये क्रिप्स की डिमांड्स थी। अगस्त प्रस्ताव की तुलना में क्रिप्स द्वारा लाया गया ये जो डिसीजन थे, ये जो पॉलिसीज थी, ये जो सजेशंस थे, नो डाउट इट वाज बेटर, बट इसमें भारत को एक्चुअल रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने की छूट दी गई थी। भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की भी बात की गई थी, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस की कार्य समिति ने 11 अप्रैल 1942 को बैठक में क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा कि केवल भविष्य के वादों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से ही संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। कार्य समिति की संविधान निर्मात्री सभा के गठन पर भी आपत्ति थी, क्योंकि इसे देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को जनता द्वारा निर्वाचित न करके शासकों के द्वारा निर्वाचित करना था। कुछ प्रांतों में संघ में शामिल न होने से संबंधित प्रावधान भारतीय एकता के लिए गंभीर खतरा थे। महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था कि पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग को निमंत्रण है ये प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव का एकमात्र क्रियाशील पहलू केंद्र सरकार के गठन से संबंधित था, जिसमें सभी शक्तियां क्या थी? ट्रांसफर्ड थी। इसीलिए महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा उन्होंने कि दिवालिया होने वाले बैंक का ये पोस्ट डेटेड चेक है, क्रिप्स प्रस्ताव। और फिर गांधी ने यहीं से नया मूवमेंट लॉन्च किया, दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, 8 अगस्त 1942 कहता है कि क्रिप्स, जब भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन फेल्योर हो जाती है, गांधी के द्वारा नई मूवमेंट चलाने की बात की जाती है कि अब फाइनल डिसीजन होगा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को फ्री नहीं करना चाह रही थी। भारतीय नेता और विदेशों से ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशर पड़ रहा था कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। उसके बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को स्वतंत्र करने की इच्छुक नहीं थी। विंस्टन चर्चिल इसके टोटली अगेंस्ट थे। विंस्टन चर्चिल कह रहे थे कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े करने के लिए सम्राट का सर्वोच्च मंत्री नहीं नियुक्त किया गया हूं। आई वॉज नॉट अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर मोनार्क। हम अपने सम्राट के प्रधानमंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किए गए हैं कि हम अपने पूरे ये क्या करें, साम्राज्य को खंडित कर दें। आई मीन टू से दैट कि विंस्टन चर्चिल forcefully said that I was not appointed the king's first minister in order to preside over the liquidations of the British Empire. तो ये जो स्टेटमेंट था चर्चिल का, वो ये प्रूव कर रहा था कि वो किसी भी कीमत भारत को स्वतंत्र करना नहीं चाहते थे। अब और ज्यादा प्रेशर की जरूरत थी, और ये प्रेशर दिया गया भारत के द्वारा, भारतीय नेताओं के द्वारा। 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर गांधी जी के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट में था, उसने इन चीजों को देखा। भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन के खाली हाथ भारत से वापस जाने के बाद भारतीयों को अपने को छला हुआ महसूस किया। भारतीय नेताओं ने गांधी से आह्वान किया कि अब एक ऐसे मूवमेंट को चलाने की जरूरत है, फाइनल मूवमेंट को, जिससे हम पूरे देश को आजादी मिल सके, ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत छोड़ के जाए। गांधी ने इसी के आधार पे मूवमेंट का नाम दिया क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ये समस्या बढ़ती जा रही थी।
क्रिप्स मिशन जब भारत से चला गया तो भारत में परिस्थितियां दयनीय होती गई। विश्व युद्ध के कारण परिस्थितियां और अधिक गंभीर होती जा रही थी। जापान सफलतापूर्वक सिंगापुर, बर्मा, मलाया पर कब्जा कर भारत की ओर बढ़ने लगा और दूसरी ओर युद्ध के कारण वस्तुओं की कीमत भी तेजी से बढ़ रही थी। जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़कर जाओ। गांधी ने हरिजन में इस बात को लिखा 5 जुलाई 1942 में और फिर वर्धा प्रस्ताव पारित किया गया 14 जुलाई 1942। वर्धा प्रस्ताव में गांधी जी ने कांग्रेस को अपने प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से कांग्रेस जैसा बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दूंगा। 14 जुलाई 1942 कांग्रेस की कार्य समिति की वर्धा बैठक हुई। गांधी जी के विचार को पूर्ण समर्थन मिला और भारत में संवैधानिक गतिरोध तभी दूर हो सकता है जब अंग्रेज भारत से चले जाए। वर्धा की कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया। आंदोलन को सार्वजनिक घोषणा के पूर्व 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। इस समय नेहरू ने कहा था, हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम एक ऐसी दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। 7 अगस्त 1942 का दिन बंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया जिसको थोड़े बहुत अमेंडमेंट के बाद 8 अगस्त 1942 को एक्सेप्ट कर लिया गया। कांग्रेस के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने लगभग 70 मिनट तक भाषण दिया। ये स्पीच इतना इन्फ्लुएंसिंग था कि लोगों को अंदर से झकझोर दी। इसी स्पीच में गांधी ने कहा, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, डू और डाई, करो या मरो, जिसका अर्थ था भारत की जनता देश की आजादी के लिए हर ढंग से प्रयत्न करे, बस इस बात का ध्यान रखे कि अब से स्वतंत्र व्यक्ति समझना होगा उसे, आंदोलन गुप्त या हिंसात्मक न हो, इस बात का वो ध्यान रखे। उन्होंने कहा, आप लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को अब से स्वतंत्र व्यक्ति समझना चाहिए तथा इस प्रकार कार्य करना चाहिए मानो आप स्वतंत्र हो। मैं स्वतंत्रता से सम किसी भी वस्तु को लेने के लिए संतुष्ट नहीं होऊंगा। गांधी जी ने भाषण के बारे में कहा कि अब लास्ट समय है, भारत का प्रत्येक नागरिक अपने को स्वतंत्र समझे और स्वतंत्रता का व्यवहार करे। गांधी जी ने इस बीच में कहा कि मैं स्वतंत्रता से कम अब कुछ भी लेने के लिए स्वीकार नहीं करूंगा। और यहां से क्विट इंडिया मूवमेंट तेजी से फैलना शुरू हुआ। यह जन आंदोलन था, बड़े तेजी से फैला था। इस मूवमेंट के कुछ और भी रीजंस थे, जैसे इसकी कुछ डिमांड्स थी, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात क्या हुआ, इन सारी चीजों पे वी विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।